अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उन तमाम प्राइवेट मुलाजमीन के लिए है जो प्राइवेट जॉब करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। इससे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में दो किस्म की एम्प्लॉयमेंट है। एक तो वो एम्प्लॉयमेंट है जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंगेज होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर को एज ए एम्प्लॉई किसी भी तरह वो सर्विसेज दे रहे होते हैं, किसी भी ग्रेड के अंदर 1, 2, 3 और एंड 22 ग्रेड तक वो सर्विसेज जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा, तो गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा हमें सिर्फ एक ही सेक्टर नज़र आता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब इंगेज होती हैं। तो इट मीन्स कि अच्छा, ये जो आज की जो वीडियो है वो तमाम प्राइवेट मुलाजमीन के लिए है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंगेज है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में वो किसी भी सेक्टर में इंगेज हो सकते हैं, वो किसी फैक्ट्री में इंगेज हैं, वो किसी स्टोर पे इंगेज हैं, वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इंगेज हैं, वो किसी एनजीओ के तहत किसी अदारे के अंदर या एनजीओ के अंदर इंगेज हैं, या एनजीओ के तहत किसी दूर दराज इलाकों के अंदर अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वो किसी स्कूल के अंदर इंगेज हैं, या वो कहीं पर स्टोर में किसी शॉप पे कहीं पर भी वो अगर प्राइवेट सेक्टर है और वो अपनी जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए है। और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा ये वीडियो आप सब के लिए है। क्यों? क्योंकि हम जहाँ कहीं रहते हैं, हमारे अजीज़ व अकारब में कहीं ना कहीं कोई ना हमारा बहन भाई या हमारे रिश्तेदार में से कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा होता है, और मैं समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ताकि आप तमाम लोगों तक कन्वे कर सकें। तो आज की वीडियो जो सी है वो बेसिकली EOBI के ऊपर है, और ये मैंने जो पहले आपको प्राइवेट सेक्टर का हवाला दिया उसमें सिर्फ बताने का मकसद ये था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें तो हमारे जहन में ये है कि पेंशन गवर्नमेंट सेक्टर को मिलती है। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई 17 ग्रेड, 16 ग्रेड, 5th ग्रेड या 19 ग्रेड कोई भी एम्प्लॉय जब गवर्नमेंट का रिटायर होता है तो गवर्नमेंट उसको पेंशन एलोकेट करती है, और फिर वो उसकी डेथ तक जारी रहती है, और देन उसके बाद उसके सर्वाइवर को शिफ्ट हो जाती है, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन बहुत से लोग इसमें लाइलमी का शिकार हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी पेंशन जो सी है वो मिलती है, और प्राइवेट सेक्टर को जो पेंशन का अदारा जो कवरेज देता है वो है EOBI। तो व्यूअर्स, EOBI मैं आज आपको EOBI के हवाले से थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप इस हवाले से अवेयर हो जाएं और आपको पता हो, और आप अपने जो जिन लोगों को इल्म नहीं है इस हवाले से आप उनको भी गाइड कर सकें। तो EOBI क्या चीज़ है? EOBI बेसिकली जैसे नाम से थोड़ा सा अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन, तो ये अदारा बेसिकली 1976 के अंदर मार्ज़ वजूद में आया, और EOBI एक्ट 1976 के तहत ये अपनी फ़राइज़ सरंजाम दे रहा है। और EOBI के दफातर पूरे पाकिस्तान में हर तकरीबन रीजनल लेवल के ऊपर या छोटे शहरों में भी कुछ शहरों के अंदर मौजूद हैं। तो EOBI क्या करता है? EOBI किन अदारों के ऊपर इसके लॉ का इतलाक़ होता है, और ये अदारा पेंशन देता है तो कैसे देता है, किन किन लोगों को पेंशन दी जा सकती है, कौन कौन इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आइए देखते हैं। व्यूअर्स, EOBI का लॉ एप्लीकेबल होता है उन तमाम अदारों के ऊपर जहां पर 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें किसी किस्म की कोई कैटेगरी डिफ़ाइन नहीं है कि सिर्फ ये बिज़नेस होगा तो उसके ऊपर लॉ एप्लीकेबल होगा। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी व्यूअर्स, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहां पर 5 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, EOBI का लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस्टेब्लिशमेंट से मुराद, इस्टेब्लिशमेंट बहुत वसी टर्म है, आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। चाहे वो कंपनी का स्टेटस है उस बिज़नेस का, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या पब्लिक लिमिटेड फर्म है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या AOP है या सिंगल मेंबर कंपनी है, उसकी बिजनेस की जो लीगल कैटेगरी कुछ भी हो, अगर उसके पास 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट है तो इसके मतलब ये है कि उसके ऊपर EOBI का लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इसके अंदर होता क्या है कि जब EOBI का लॉ एप्लीकेबल हो जाता है तो उस बिज़नेस के ऊपर ये लाजम है कि वो अपने आप को जो है वो EOBI के साथ रजिस्टर्ड करवाएगा और अपने मुलाजमीन की EOBI की कंट्रीब्यूशन पे करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब ये कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ है?
कंट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि जब कोई अदारा, कोई कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस, कुछ भी है, आपके जेहन में कुछ भी आ रहा है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर है, वो भी जाहिर सी बात है या सोल प्रोप्राइटरशिप होगा या फिर कोई पार्टनरशिप होगी या फिर कोई फर्म के तहत होगा। जैसे अगर कोई बड़े स्टोर्स का हम नाम ले लेते हैं तो वो ऑब्वियसली वो कंपनीज होंगी। अगर हम कहीं पर छोटे स्टोर्स देखते हैं जहाँ पर कोई 15-20 लोग काम कर रहे हैं और वो कोई लोकल स्टोर है, तो वो इट मीन्स हो सकता है वो पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। इसी तरह हम स्कूल्स को भी देख सकते हैं, कॉलेजेस को भी देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स को भी देख सकते हैं, एनजीओज को भी देख सकते हैं। तो इट मीन्स वहाँ पर डिफरेंट किस्म की नेचर ऑफ बिजनेस हो सकते हैं कि भाई वो कंपनी के तहत रजिस्टर्ड हैं या वो सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत रजिस्टर्ड हैं, कोई भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, जब कोई अदारा ईओबीआई के साथ रजिस्टर्ड होता है तो उस अदारे ने अपने उस वक़्त के मुलाजमीन और आने वाले मुलाजमीन, यानी कि जब तक वो अदारा फॉर लाइफ चल रहा है, वो अपने मुलाजमीन की ईओबीआई की कंट्रीब्यूशन पे करेगा ईओबीआई को। ठीक है, ईओबीआई की कंट्रीब्यूशन क्या होती है व्यूअर्स? ईओबीआई की कंट्रीब्यूशन मिनिमम वेज का 6% होती है। उस जिस फाइनेंशियल ईयर में वो कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर का जो मिनिमम वेज रेट है, मिनिमम वेज अब जाहिर सी बात है ये डिफ़ाइन होता है। ये अभी जैसे रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है और गालबन शायद 32,000 इन्होंने मिनिमम वेज अनाउंस की है 1 जुलाई 2023 से। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपने मिनिमम वेज का 6% ईओबीआई को पे करना है। अब व्यूअर्स, सवाल यहाँ पर बाज़ का कुछ लोग करते हैं कि एक ऑफिस बॉय है, उसकी सैलरी तो 30,000 है, लेकिन एक जीएम या कोई किसी ऐसे सीनियर लेवल के ऊपर कोई पर्सन है तो उसकी सैलरी तो लाखों में होती है। तो ईओबीआई की जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों पर्सन के लिए सेम है। यानी कि अगर ऑफिस बॉय है या अगर कोई सीनियर लेवल पे कोई पर्सन है जिसकी सैलरी ज़्यादा है, दोनों की कंट्रीब्यूशन मिनिमम वेज का 6% ही आएगी। यानी कि फिक्स अमाउंट हो जाएगी मिनिमम वेज। लाइक अगर 25,000 मिनिमम वेज पीछे थी 2022-23 के अंदर, तो आपने 22-23 की जो मिनिमम वेज है 25,000, उसका 6% यानी कि 1,500 ईओबीआई को जमा करवाना है। अब इसके अंदर भी छोटी सी कैटेगरी है, सॉरी डिवीजन है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम वेज का 6% है उसमें 5% ऑफ द मिनिमम वेज एम्प्लॉयर शेयर है, यानी कि कंपनी पे करेगी अपने बिहाफ पे, बिजनेस पे करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप पे करेगी, पार्टनरशिप पे करेगी, और 1% ऑफ द मिनिमम वेज वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा। यानी कि अगर मैं मिसाल दूं आपको इस तरह से कि 2022-23 में 25,000 रुपये मिनिमम वेज है, तो उसका 25,000 का 5% यानी कि 1,250 रुपये, 1,250, 1,250 रुपये कंपनी अपने बिहाफ पे करेगी फॉर सिंगल एम्प्लॉय, यानी कि एक पर्सन का एक महीने का, और मिनिमम वेज का 1% यानी कि 25,000 का 1% 250 वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा। यानी कि 1250 प्लस 250 इट मीन्स 1,500 कंट्रीब्यूशन फॉर फी पर्सन, पर पर्सन एंड पर मंथ आपने ईओबीआई को पे करना है। व्यूअर्स, कंपनी उस वक्त तक अपने मुलाजमीन की कंट्रीब्यूशन पे करती रहेगी जब तक वो कंपनी डिमोलिश नहीं हो जाती या कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है कि ये एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि भाई जब तक कंपनी चलती रहेगी उस वक्त तक ये कंट्रीब्यूशन वो ईओबीआई को जमा करवाते रहेंगे। तो व्यूज़, इसमें बाज़ का मुख्तलिफ क्यूरीज भी आ जाती हैं कि इसका जो कंट्रीब्यूशन जो पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, उसको फ़ायदा क्या है। तो ईओबीआई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन ईओबीआई पेंशनरी बेनिफिट्स देता है, और हमें नॉर्मली पता है कि पेंशन जाहिर सी बात है रिटायरमेंट की एज पे मिलती है। तो व्यूअर्स, जब उस कंपनी के मुलाजमीन रिटायर होंगे या कोई भी शख्स किसी भी कंपनी से जब रिटायर होगा तो वो ईओबीआई को रब्ता करेगा और ईओबीआई पेंशनरी बेनिफिट्स उसको देती है। अब पेंशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। व्यूअर्स, अगर हम ईओबीआई के पेंशनरी बेनिफिट्स के हवाले से बात करें तो ईओबीआई 4 किस्म के पेंशन के बेनिफिट्स देती है, और इसमें सबसे पहला है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन बेसिकली दी जाती है उन लोगों को जो अपनी रिटायरमेंट की एज को मैच्योर करते हैं। ईओबीआई के एक्ट में जो रिटायरमेंट एज फॉर मेल है वो है 60 साल, और अगर इन केस ऑफ फीमेल तो वो है 55 ईयर, 55 साल।
60 साल की एज पे मर्द रिटायर हो जाएगा और 55 साल की एज पे खातून रिटायर हो जाएगी। जब ये रिटायर हों और ये EOBI दफ्तर आएंगे किसी भी अपने रीजनल ऑफिस के अंदर, अपने तमाम कागजात के भाई जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है वो कागजात लेके आएंगे, और अगर केस जमा करवा के उनकी 15 साल की मिनिमम इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट अगर वेरीफाई हो जाती है तो EOBI उनको पेंशन एलोकेट कर देता है। यानी कि किसी भी एक शख्स की 60 साल की एज तक उसकी पीछे सर्विस में अगर 15 साल की इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट मिनिमम है तो उसको पेंशन दे दी जाती है। ठीक है, तो ये है ओल्ड एज पेंशन। तो आपकी जो भी क्यूरीज होंगी इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर कोशिश करूंगा एक सेपरेट से वीडियो बना दूं या आप की क्यूरीज का जवाब मैं उस कमेंट सेक्शन में दे दूं। ये है पहला बेनिफिट ओल्ड एज पेंशन। सेकंड बेनिफिट है सर्वाइवर पेंशन। सर्वाइवर पेंशन से मुराद ये है कि जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सर्वाइवर बच जाने वाला, यानी कि खुदा न खास्ता अगर किसी ऐसे शख्स की डेथ हो जाती है जिसकी कंट्रीब्यूशन किसी अदारे से पे हो रही थी और उसकी एज कोई भी हो सकती है, वो 40 भी हो सकती है, 45 भी हो सकती है, 60 साल से पहले किसी भी एज में अगर उस शख्स की डेथ हो जाती है जिसकी कंट्रीब्यूशन कोई कंपनी की तरफ से आ रही थी, तो ऐसी सूरत में जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके फ़ौरन बाद बेवा क्लेम करने के लिए आ सकती है। यानी कि फिर कोई आपको जो सा है वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, या बेवा को या सर्वाइवर को या उसके वालदेन को इंतज़ार नहीं करना। जैसे खुदा न खास्ता किसी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हुई, बेवा फौरी तौर पे क्लेम करने के लिए रीजनल ऑफिस के अंदर रब्ता कर सकती है। और ऐसी कैटेगरी के अंदर या ऐसी सिचुएशन के अंदर सिर्फ 3 साल की, यानी कि जिस दिन उस इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हुई उससे पीछे अगर उसकी 3 साल की रेगुलर सर्विस है और उसकी कंट्रीब्यूशन पे हुई है तो उसकी बेवा पेंशन क्लेम कर लेगी। व्यूअर्स, इसके अंदर एक और क्यूरी नॉर्मली मैं जो सोच रहा हूँ क्यूरीज़ का मैं साथ साथ जवाब भी देना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये आपकी क्यूरीज़ डेफिनेटली भी आपकी भी होंगी कि अगर कोई शख्स शादीशुदा नहीं है, ऐसी सूरत में फिर पेंशन का जो राइट है वो उसके पेरेंट्स का है, उसके वालदेन का। उसके वालदेन को 5 साल के लिए पेंशन दी जाती है। और अगर वो शख्स जिसकी शादी हुई है तो फिर फर्स्ट राइट उसकी बेवा का है। बेवा को पेंशन फॉर लाइफ मिलती है, यानी कि जब तक बेवा की डेथ नहीं होती तब तक उसको मिलती रहती है। और अगर खुदा न खास्ता कि उस पर्सन की बीवी की भी डेथ हुई है और बच्चे हैं और बच्चों की उम्र 18 साल से कम है तो पेंशन बच्चों को एलोकेट कर दी जाती है जो सबसे माइनर होता है और वो उसको 18 साल तक मिलती है। तो ये सेकंड बेनिफिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ ओल्ड एज EOBI डिपार्टमेंट का, सर्वाइवर पेंशन। व्यूअर्स, तीसरा जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है EOBI वो है डिसेबिलिटी पेंशन, यानी कि पेंशन इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। देखें, जब हम जॉब कर रहे होते हैं या कोई पर्सन जॉब कर रहा होता है तो खुदा न खास्ता किसी न किसी के साथ या खुदा न खास्ता कोई हादसा ऐसा हो जाए जिसमें उसकी डिसेबिलिटी हो जाए और वो डिसेबिलिटी तकरीबन 66% एंड अबव हो या 70% के करीब हो। 66% एंड अबव अगर उस पर्सन की डिसेबिलिटी हो जाती है, वो कोई डिज़ीज़ की वजह से हो, खुदा ना खास्ता वो कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे वो पर्सन डिसेबल हो जाए और काम ना कर सके और मेडिकल बोर्ड उसको डिसेबल करार दे दे, ठीक है, और अगर वो डिसेबिलिटी 66% एंड अबव हो तो ऐसी सूरत में उस शख्स की 5 साल की मिनिमम सर्विस के ऊपर EOBI उसको पेंशन स्टार्ट कर देता है और ये पेंशन उस वक्त तक मिलती है जब तक उसकी डिसेबिलिटी कंटिन्यू रहती है। तो ये थर्ड बेनिफिट है पेंशन का EOBI डिपार्टमेंट का, यानी कि ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज की सर्वाइवर पेंशन है और तीसरी है पेंशन इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। और फोर्थ वन, व्यूअर्स, आप में से ये जो दोस्त देख रहे हैं इस वक्त मेरी वीडियो वो डेफिनेटली ये सवाल भी सोच रहे होंगे कि अगर खुदा ना खास्ता 60 साल तक जब हम EOBI डिपार्टमेंट के पास जाते हैं या किसी EOBI रीजन में जाते हैं और जाके अपना केस जमा करवाते हैं और जाके पता चलता है कि हमारी तो सर्विस ही 5 साल है या 7 साल है या 10 साल है या 4 साल है, तो ऐसी सूरत में व्यूअर्स जो चौथा बेनिफिट है EOBI का वो है ओल्ड एज ग्रांट, यानी कि चौथी ऑप्शन है ओल्ड एज ग्रांट की। और ये उस सूरत में मिलती है जब कोई शख्स EOBI डिपार्टमेंट को परसू करता है और उसकी पेंशन के लिए 15 साल पूरे नहीं होते
और उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 4 साल आई होती है, या 5 साल आई होती है, 6 साल आई होती है, या इवन 14 साल आई होती है, तो ऐसी सूरत में पेंशन नहीं मिलती, ओल्ड एज ग्रांट दे दी जाती है। और ओल्ड एज ग्रांट जो है वो वन टाइम पेमेंट होती है जो कि उसको दे दी जाती है। तो ये 4 मेजर बेनिफिट्स हैं, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज सर्वाइवर पेंशन, थर्ड वन है पेंशन इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, और फोर्थ वन है ओल्ड एज ग्रांट। तो ये 4 बेनिफिट्स EOBI डिपार्टमेंट देता है। और व्यूअर्स इसके अंदर मज़ीद अगर कोई आपके क्वेश्चन हों, सवाल हों, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वक्त करंटली जो EOBI पेंशन, मिनिमम पेंशन जो एलोकेट की जा रही है वो है 8500। और क्योंकि आज हम जून 2023 में बैठे हैं और अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है, तो बजट के अंदर ये तजवीज़ पेश की गई है कि 10,000 इसको कर दिया जाए। अगर ये तजवीज़ हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है और अप्रूवल हो जाती है इसकी पार्लियामेंट से भी और सेनेट से भी, तो फिर इसकी मिनिमम पेंशन जो है EOBI की वो 10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा आपको इस हवाले से आइडिया हो गया होगा कि EOBI क्या चीज़ है, EOBI क्या प्रोवाइड करता है। और अब आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी EOBI का रिकॉर्ड चेक करना चाहते होंगे, तो मेरे चैनल के ऊपर EOBI का अगर आप अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं कि क्या आपके CNSA की अगेंस्ट EOBI का रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। कैसे चेक किया जा सकता है, मज़ीद किसी किस्म की भी क्यूरी के लिए आप इसी के कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। और कोई आपका सवाल हो तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस दूंगा। बहुत से अभी क्यूरीज हैं जो मेरे भी दिमाग में आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि आप हो सकता है आपके भी दिमाग में चल रही हों। तो अभी क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाह रहा हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो सके, तो इंशाल्लाह कोई क्यूरी हो तो कमेंट करें। और आखिर में अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।